हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के ऊपर, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आने वाला है। अब इस चीज को लेकर हर बंदा सोच रहा है कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर खरीद लिए जाएं क्या, क्या आईपीओ मिल जाएगा क्या, इन सब चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के ऊपर भी हम रिव्यू कर लेंगे एक बार कि उनके चार्ट्स आज की डेट में क्या बोलते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस स्टॉक पे चाहिए या किस सेक्टर पे चाहिए, किस ग्रुप पे चाहिए, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। नोट डाउन रहता है मेरे पास, कुछ समय लग सकता है लेकिन आपको वीडियो जल्दी मिलेगा। और जो भी हम बात करें उसे अपने एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस करिए। डायरेक्टली बाय सेल का डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए, अपने एडवाइजर को पूछ के ही कोई काम कीजिए। बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर। अब मार्केट में एक चीज आपको समझनी होगी कि ये कंपनी आई कैसे है। सबसे पहले देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है यहां पर बजाज, मैं यहां पे लिख देता हूं फिनसर्व। ये कंपनी है बजाज फिनसर्व, ये सबसे बड़ी पेरेंट कंपनी है। ये क्या है? ये पेरेंट कंपनी है। अब इसकी होल्डिंग कंपनी को, सॉरी, इसकी सब्सिडरी कौन है? यहां पर इसकी सब्सिडरी है, हम यहां पे लिखते हैं बाज फाइनेंस, मतलब बजाज फाइनेंस। ये क्या है? ये इसकी सब्सिडरी है। आप ऐसा समझिए, ये पिताजी है, ये बेटाजी है, ठीक है। अब बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी कौन है? ये है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ऐसा समझिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। यानी सबसे बड़ी कंपनी हो गई ये, इसका बेटा है ये, और इस बेटे का बेटा है ये, यानी कि ये दादाजी, पिताजी और बेटाजी। समझ में आया? तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है। इसका क्या आ रहा है? आईपीओ आ रहा है। तो अब शेयर होल्डर कोटे में अगर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आईपीओ की अभी डेट नहीं आई है, रिकॉर्ड डेट भी फिक्स नहीं हुई है, आईपीओ डेट भी फिक्स नहीं हुई है, तो अगर आपको शेयर होल्डर कोटे में अप्लाई करना है तो ध्यान रखिए, आपके पास या तो इस कंपनी के शेयर हो, यानी कि या तो पिताजी के नाम के शेयर हो या इसके दादाजी के नाम के शेयर हो। यानी या तो आप इसके पिताजी के दोस्त बन के बैठे हो, पार्टनर बन के बैठे हो, या इसके आप दादाजी के दोस्त या पार्टनर बन के बैठे हो। तो वो तभी संभव है जब आप इन कंपनीज के शेयर होल्डर हो। क्या दोनों के शेयर जरूरी है? नहीं, इनमें से किसी एक का भी अगर आपके पास शेयर है तो भी आप इसमें शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। हम यहां पे लिख लेते हैं SHU क्योटा, ये SH कोटा, ये हमारे पास में कौन सा कोटा? शेयर होल्डर कोटा। अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का है शेयर होल्डर है तो भी आप इस कोटे से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर हैं तो भी आप कर सकते हैं। क्या दोनों में शेयर जरूरी है क्या? नहीं, दोनों में से किसी एक का भी, या तो बजाज फाइनेंस का शेयर आपके पास है तो भी आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं, और बजाज फिनसर्व का अगर कोई एक शेयर आपके पास है तो भी एलिजिबल है। अच्छा, कोई जरूरी है क्या कोई फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स ले? नहीं, इवन वन शेयर भी अगर आपके पास है, वन शेयर, एक शेयर भी अगर आपके पास है, चाहे वो बजाज फाइनेंस का हो या बजाज फिनसर्व का हो, तो भी आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के लिए शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये मेन चीज थी जो सब लोग डाउट ले रहे थे, तो ये क्लियर होना चाहिए कि बजाज फिनसर्व हो या बजाज फाइनेंस, किसी भी कंपनी का अगर एक शेयर भी आपके डीमेट में है तो आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कंपनीज के शेयर होने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि मेरे पास दोनों हैं तो हम तो वैसे भी शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर पाएंगे इजीली। अब बात करते हैं कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का आज की डेट में सिचुएशन क्या है वो समझिए। आइए, यहां पर दिस इज द बजाज फाइनेंस चार्ट, ये आपको दिख रहा होगा। स्टॉक की हिस्ट्री जो है वो समझ लीजिए। कोविड में एक शानदार करेक्शन 63%, देन 25, देन 35, देन अगेन 25। ये इस तरीके से इसकी जर्नी रही है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए इस ड्राइंग को हम हाइड करते हैं। लुक एट दिस, सिंस लास्ट 3 years देयर इज नो रिटर्न। 3 साल से कोई रिटर्न नहीं है बजाज फाइनेंस का। लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स की एक खास बात होती है। क्या होती है? जब भी वो 25-30% अपने हाई से गिरते हैं, जस्ट एक्यूमुलेट कर सकते हो, मतलब आपको जितना लेना है उसका 70% ले लिया। कुछ एक पार्ट नीचे लेना चाहो तो वो नीचे ले सकते हो। अब ये क्या करते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स? आने वाले 6 से 12 महीने में, आने वाले 6 to 12 मंथ में, हालांकि इतना टाइम लगता नहीं है बट मान के चलिए, ये आपको अच्छा स्विंग दे देते हैं। स्विंग का मतलब कैसे होगा? जैसे समझिए 100 रुपए का कोई शेयर था लार्ज कैप, वो गिरा अपने हाई से और वो 60, मान लीजिए 60 नहीं 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ तक आ गया। तो उसने कितनी गिरावट करी? 30% की गिरावट करी। ओके, अब आप यहां पे इसको बाय कर रहे हो कुछ क्वांटिटी, मान लीजिए आपने कुछ क्वांटिटी बाय करी और वापिस आप सोच रहे हो कि मैं इसमें 100 रुपए पे बेचूंगा। तो आप ध्यान में रखिए, अगर आप वापस 100 पे बेचना चाहेंगे तो अब आपको रिटर्न जो है वो 40% से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अब आप 70 पे पैसा लगा के काम कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो आप 70 से 30% रिटर्न कमाओ तो आपको सिर्फ इसमें 21 रुपए जोड़ने हैं, यानी 91 रुपीज पे ही आपका 30% रिटर्न हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहां होती है। अपने हाई से मान लीजिए 25% गिरा, यहां पे 25% तक गिरा,
ओके 100 का शेयर 75 तक आया, तो ये 25% गिरा। अब आप चाहते हो कि चलो इसमें मैं भी जो है वो 20% का रिटर्न निकाल लेता हूं, लार्ज कैप कंपनी है, सेफली मिल जाएगा एक साल के अंदर, क्या चाहिए अपने को। तो आपको इसमें सिर्फ 15 रुपए जोड़ने हैं। अगर ये 90 रुपए भी हो गया तो आपको 20% का इजी रिटर्न मिल जाता है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ट्रेडिंग का सबसे बढ़िया तरीका यही है, जब भी 25-30% अपने हाई से गिरे 70% एक्यूमुलेट कर लो, 70% के साथ बैठ जाओ, और अगर आपको ट्रेड करनी है, वहां पे कोई स्विंग करना है, तो आपको समय मिलेगा, 20-25% आपको इजीली मिलता है एक साल में, आप उसको बुक करके निकल सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे क्या किया जा सकता है। बजाज फाइनेंस में एक चीज देखिए, 6400 से 6200 ये एक डिमांड जोन यहाँ पे बना है पिछले काफी समय से, और यहाँ से नीचे जाना स्टॉक के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 7400 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर भी नहीं जा पा रहा। राइट नाउ अगर पैटर्न देखें तो कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन बड़ी मिलती है 74 के ऊपर अगर अपसाइड में देखें, और लोअर में मिलती है 6200 के नीचे। तो फिलहाल ये साइडवेज जोन में है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे और इसमें भी पैसा कमा लेंगे, ध्यान रखिएगा, ये अगर ऊपर गया यहां से तब तो ठीक है, क्योंकि अभी साइडवेज है, कहा नहीं जा सकता, ना कोई ब्रेकआउट ना कुछ और। अदरवाइज आपके दिक्कत हो सकती है, फिर आपके परेशानी होगी। तो इसका विजन अलग रखिए, उसका विजन अलग रखिए। शेयर होल्डर कोटे से अप्लाई करना हो तो सिर्फ एक शेयर के साथ भी किया जा सकता है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके ओवरऑल चार्ट को एक बार समझने की कोशिश करिए। मंथली चार्ट पे चलते हैं। देखिए इसमें तेजी कब बन सकती है। अब जरा इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, बड़ी गिरावट, बड़ी गिरावट, बड़ी गिरावट, ठीक है, कम लो लगा, फिर और कम, फिर और कम। यानी कि ये चीज हमें पता चल गई कि बजाज फाइनेंस जो है एक इतने टाइम से लो जो है वो ऊपर शिफ्ट कर रहा है, और अब एक कंसोलिडेशन फेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने से कंसोलिडेशन फेज में है। अगर हमें कोई तेजी चाहिए तो वो इसके ऊपर ही मिलेगी। जो ट्रेडर्स के लिए क्या हो गया, जो ट्रेडर सोच रहे हैं कि हम दोनों साइड पैसा बना लेंगे, उनके लिए नो, दोनों साइड पैसा बनाने के चक्कर में मात खा जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि हम बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहें, उनके लिए बिंदास एक्यूमुलेशन जोन में है। बिंदास एक्यूमुलेशन जोन में स्टॉक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सावधानी भरा समय है। क्या वैल्यूएशन बजाज फाइनेंस की खराब है? नहीं। इसका 10 ईयर्स का एवरेज पी जो है मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एवरेज पी रेशियो दैट इज वो 45 के आसपास का है, और आज पता है कहाँ चल रहा है, 25 के आसपास चल रहा है। तो यानी अपने एवरेज पी से आधा चल रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज खराब नहीं है। लेकिन ट्रेंड बनने के लिए कोई चार्ट पे सेटअप चाहिए, वो सेटअप 7400 के ऊपर है। तो बेटर है सिर्फ वही लोग देखें जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के चक्कर में आप इसमें बड़ी पोजीशंस बना लें और फिर अगर स्टॉक साइडवेज चला गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाए। मेरा काम सावधान करना है, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्टॉक साइडवेज जाएगा। मैं तो खुद चाहता हूं तेजी है मेरे पोर्टफोलियो में, भैया इसके ऊपर निकले, तेजी है, लेकिन सावधानी देना और समझाना चीजों को वो मेरा फर्ज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये आपको समझ आया होगा। आगे एक चीज और समझिए, एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। यहां जरा इसको ध्यान से देखिए, लुक एट दिस। ये चार्ट है बजाज फाइनेंस का पिछले काफी समय से। इस चार्ट को आप जरा समझने की कोशिश करिए। यहां पर अगेन एंड अगेन जो 7400 का लेवल में दे रहा हूं, ये क्यों दे रहा हूं, देखिए इस लेवल पे कितनी बार यहां पे दिक्कत हुई है। साथ में ये भी नोट करिए, यहां पर ये एक सपोर्ट बनाने की बहुत अच्छी कोशिश हुई है और इसके टूटते ही ये वाला सपोर्ट है। यानी कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कहते हैं कि क्यों ना एक काम किया जाए कि 6400 का ऐसा लगा लें या 6200 का अपने रिस्क के हिसाब से और फिर इसमें ट्रेड करें। तो मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन है, देखो ट्रेड के लिए अगर आपको जाना ही है तो अच्छे सेटअप की तरफ जाइए। अननेसेसरी रिस्क लेके ट्रेड करने में क्या फायदा हुआ, बाकी देखो आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं कि आप लॉजिक समझिए चीजों के, वहां ट्रेड करिए जहां पे ट्रेड के सेटअप है। जहां पे ट्रेड के सेटअप मिसिंग है वहां रिस्क लेके हो सकता है आपके लक हो तो आपने कमा लिया, बट वो कोई लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल मॉडल नहीं होगा आपके लिए। ये समझने की कोशिश करिएगा। कंपनी एक्यूमुलेशन जोन में है, नीचे मिलता है तो एक्यूमुलेट वालों के काम का होगा, ये उनके काम का नहीं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मेरा समझाना फर्ज है, बाकी आपकी इच्छा है। बजाज फाइनेंस को लेके ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब 3 साल से परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो उम्मीद है कि आने वाले 3 साल में शायद अच्छी परफॉर्मेंस आए, बट उसके लिए स्टॉक को कम से कम इन लेवल्स को काट के ऊपर सस्टेन करना होगा, तभी कुछ होगा। राइट नाउ स्टॉक आपको एक अच्छी एक्यूमुलेशन जोन में नजर आ रहा है, तो उनके काम का जो एक्यूमुलेट करना चाहें। बाकी मैं बार बार समझा चुका हूं, आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। आगे चलते हैं यहाँ पे बजाज हाउसिंग बजाज फिनसर्व के ऊपर। बजाज फिनसर्व का चार्ट देखिए और ध्यान रखिए, आप एक शेयर लोगे तो भी आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो यार। तो अननेसेसरी वो ट्रेड वाले चक्कर में जाना है तो फिर आपकी इच्छा है। मैं हमेशा यही कहूंगा कि जहां सेटअप अच्छे हो ट्रेड वहां, और लार्ज कैप में तो ट्रेडिंग से बचो। लार्ज कैप तो जब गिरे एक्यूमुलेट करो, साल भर के अंदर 20-25% सेफली निकाल सकते हो इजीली। आइए यहां पर हम बात करते हैं इसमें, यहां
ये है बजाज फिनसर्व का चार्ट। ये देखिए वीकली चार्ट है, ध्यान से देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा है। दिस स्टॉक इज नियर ब्रेकआउट लेवल। ये देखो ये एक ब्रेकआउट के लेवल के पास है जो आपको दिख रहा है। और कितने समय बाद, देखिए ध्यान से, ये जो टाइम था वो 2024 से पहले का था, दिसंबर के अंदर 2023 में, और दिसंबर से अभी तक का ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर निकल सकता है। लेकिन क्या ये ट्रेड करने लायक है, उसकी बात हम फिलहाल करेंगे। इतना समझ लीजिए ये लेवल निकलने के बाद यहाँ पे 1820 के आसपास का एक रेजिस्टेंस आता है और उसके बाद में एक बड़ा रेजिस्टेंस 1900 रुपए के आसपास आता है। तो 1700 रुपए के आसपास खड़ा है, 1820 और 1910 के आसपास के दो रेजिस्टेंस हमें चार्ट पे विजिबल है। सपोर्ट की बात की जाए तो इस केस में हमारे पास सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1600 के आसपास का लेवल आता है, यानी 100 रुपीज का रिस्क है, 200 रुपीज के रिवॉर्ड हमें मिल सकते हैं अगर ट्रेड सेटअप की बात करें इसके अंदर। लेकिन क्या हमें ट्रेड करनी है नहीं करनी, पहले तो आप अपने एडवाइस से पूछेंगे। दूसरा मैं अभी कुछ और चीजें बताऊंगा वो भी समझना। अब इस स्टॉक के ट्रेंड को हमने देखा कि ट्रेंड साइडवेज है, बुलिश होने की कोशिश कर रहा है वीकली चार्ट पे, ठीक है। आओ डेली कन्वर्ट करते हैं। क्या डेली पे भी कुछ ऐसा ही है? यस, डेली पे ऐसा ही है, लेकिन एक बार कूल ऑफ होने के लिए स्टॉक कुछ भी कर सकता है, ध्यान में रखिए। सो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पर अटेम्प्ट हुए हैं मल्टीपल, देखो इन लेवल के ऊपर सस्टेन करने के, ये सस्टेन हुआ नहीं है और यहाँ एक नया रेजिस्टेंस बना। तो हमें इस रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना होगा जो लगभग 1730-40 के आसपास का रेजिस्टेंस निकल के आता है। इनके ऊपर जाने पे शायद स्टॉक तेजी का ट्रेंड पकड़ेगा और उसके बाद में एक अच्छा तेजी का मूड बन सकता है स्टॉक के लिए। हमें इतना पता चल गया इस चार्ट को देख के। मंथली कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं मंथली क्या बोलता है। चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट भी अगर आप देखेंगे, देखिए ये इन लेवल्स के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, ये इन लेवल्स के ऊपर जाना चाहता है। पहले जितने भी अटेम्प्ट हुए उनमें देखो इनके ऊपर क्लोज नहीं आ पाई, यानी ये इस महीने रडार पे रखने लायक स्टॉक है कि ये अच्छा बन रहा है और कुछ हो सकता है यहाँ पे, समझ में आया। यानी इन लेवल्स के ऊपर लगभग 1740 के ऊपर क्लोज आती है मंथली, तो ये बहुत अच्छा साइन हो जाएगा। मंथली क्लोज आने पे तो बहुत अच्छा साइन हो जाएगा और फिर स्टॉक के लिए एक ट्रेंड बन सकता है जिसका हम ध्यान में रख सकते हैं। ये सारी चीज हमने क्लियर करी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं वापस आपको एक चीज समझाता हूँ, क्या ये लार्ज कैप स्टॉक नहीं है? ये लार्ज कैप स्टॉक है। लार्ज कैप स्टॉक में ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम कौन सा? वापस समझ लीजिए, जब ये गिरावट आए एक्यूमुलेट करिए, ऐसी गिरावट आए एक्यूमुलेट करिए। एक्यूमुलेट किया, वापस ऊपर जा रहा है, 20-25% प्रॉफिट आपको 20% इजीली मिल जाता है 6 महीने के अंदर, बहुत इजीली मिलता है, तब आप उसको छोड़ सकते हो। ये ट्रेडिंग का तरीका हुआ लार्ज कैप स्टॉक्स में। क्या यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप बन रहा है? बन रहा है, इसके ऊपर बन सकता है। जो ट्रेड करना चाहे वो आएंगे, आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। लेकिन क्या इससे बेटर ट्रेड सेटअप मार्केट में अवेलेबल नहीं है? क्या मिड स्मॉल में है? तो वहां ध्यान देना है, तो उधर भी दे सकते हो जो आपको क्विक अर्निंग की तरफ ले जा सकते हैं। ये खराब नहीं है, ये अच्छा है, बट ये उनके काम का ज्यादा होता है जो पेशेंस के साथ बैठ सकें। क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे बड़ी ट्रेडिंग में दिक्कत क्या आती है, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। क्या करते हैं? टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं भी समझाऊंगा, क्या है, कई लोगों को अभी समझ में नहीं आती, बाद में समझ आती है। कैसे समझाता हूं, मानो किसी ने यहां पे पूछा था मुझसे, ट्रेड कर लूं क्या 2022 के स्टार्टिंग में। मैंने कहा देख भाई फिलहाल कोई सेटअप नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है, और जो सेटअप है वो थोड़ा सा रिस्की है। मानो उसने कहा कि नहीं सर मैं कर लेता हूं। जो ट्रेड कर रहा था उसने ट्रेड किया, एसएल पे निकल गया, बहुत अच्छी बात है, उसका काम खत्म। बाद में उसे समझ आया कि लार्ज कैप में करने का फायदा ही नहीं था। दूसरा बंदा जिसने पूछा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे क्या अपने एडवाइजर से, एडवाइजर ने बोला करना चाहे तो कर ले, लेकिन फिलहाल डिप पे मिले तो ज्यादा बेटर है। वो कह रहा नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कपड़ा है, मेरे को करना ही है, करना है कर ले भाई। अब नीचे आया, आज 3 साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए, वो यहीं पे बैठा है। वो एडवाइजर को पूछ रहा है कब चलेगा। एडवाइजर खुद कह रहा था जब बोला था नीचे लेता तो तू मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करता कब चलेगा, क्योंकि तेरे पास मौके थे बहुत अच्छे अच्छे स्विंग करने के। आप यहां पर ऊपर लेके पूछते हो कब चलेगा, तो टाइम लगेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब टाइम कंज्यूमिंग शेयर हो जाता है तो दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है कब चलेगा कब चलेगा। वही जब आप नीचे लेते हो शेयर को 20-30-25% करेक्शन के बाद में, तो लार्ज कैप स्टॉक को, तो आपके दिमाग में ये नहीं रहता कब चलेगा, क्योंकि वो चलता ही है अगर कंपनी अच्छी और आपने सही जगह पिक किया है तो। मेरे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वीकली वापस कन्वर्ट करके दिखाना चाहूंगा। लुक एट दिस द वीकली चार्ट। यहां से कितने परसेंटेज आपको मिल सकते हैं वो आपने देख लिया। मान लो 1700 के ऊपर आपका बाय बन रहा है, 1740 के ऊपर लगभग 1600 का आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। 10% का रिस्क हो गया, ऑलमोस्ट 9% का हुआ है, ठीक है। अब ऊपर में आपको रिवॉर्ड कितना मिल सकता है आप खुद देख लीजिए, 15% के आसपास का मिल सकता है। तो आप देखिए आपको इस ट्रेड के लिए जाना है या इन्वेस्ट करना है या क्या करना है। बात रही बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व की सिर्फ आईपीओ के लिए, तो आईपीओ के लिए तो भैया एक एक शेयर लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम है आपको सावधान करना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है कंपनियां खराब है, ये अच्छी है। बात रही एक्यूमुलेशन वालों की, तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात रही उनकी जो ट्रेड करना चाहते हैं, मैं क्लियरली अगेंस्ट हूं इसके कि आप ट्रेड करो इस आईपीओ के चक्कर में इन दो कंपनीज के ऊपर और नुकसान खाओ, बिल्कुल नहीं। आप मतलब माइंड सेट ये रखिए मुझे एक्यूमुलेट करना है,
अगर मानो कोई तेजी आई जाती है बढ़िया वाले, ठीक है, जिन्होंने एक्यूमुलेट कर रखा है वो अच्छा काम करेंगे। ट्रेड के लिए अच्छे ऑप्शंस देखे जाते हैं, बहुत अच्छे सेटअप देखे जाते हैं। मेरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कंपनीज दोनों अच्छी है, बजाज फाइनेंस हो चाहे बजाज फिनसर्व हो, दोनों अच्छी है, दोनों बढ़िया है और दोनों आने वाले समय में चलनी चाहिए। काफी समय से नहीं चली, लेकिन जब तक आप इस चीज को समझ लेंगे कि आप आईपीओ के लिए अगर इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं, शायद आपको कुछ दिक्कत हो जाए। मेरा ऐसा मानना है आईपीओ के लिए ट्रेड नहीं होनी चाहिए, यानी आईपीओ के लिए हम इन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहें तो वो गलत हो जाएगा। मेरे इसी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाकी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों अच्छी कंपनी से, डिप पे मिलती है 20-25% करेक्शन पे, कभी भी अपने हाई से डेफिनेटली एक्यूमुलेशन जोन में चली जाती है और उसके बाद जो बैठता है वो अच्छा प्रॉफिट कमाता ही है। उम्मीद होगी आपको समझ आया। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। किसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और एनालिसिस सीखने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा जल्दी वेबिनार आने वाला है, अगर उसमें जुड़ना चाहें डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।